वेलकम अगेन टू माय यूट्यूब चैनल। और आज हमारी डिस्कशन होगी मेम्ब्रेन ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म के हवाले से। आसान सा टॉपिक है। इसमें असल में हमने एक्टिव ट्रांसपोर्ट, पैसिव ट्रांसपोर्ट, ऑस्मोसिस क्या होता है, डिफ्यूजन क्या होता है, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन क्या होता है, इस वाले लेक्चर में हमने डिस्कस करना है। सो न्यू बुक जो कंटेंट्स है वो मैं फॉलो कर रहा हूँ, गौर से आप लोग इसको देखेंगे। मैंने कुछ अपने पॉइंट्स बनाए हैं और कुछ बुक के पॉइंट्स जो है वो उठाए हैं ताकि आप लोगों को समझ आ जाए। सबसे पहले मैंने हेडिंग लिखा है मेम्ब्रेन ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म। आप लोग भी नोटबुक्स में यही लिखेंगे, मेम्ब्रेन ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म। याद रखना है आप लोगों ने, मैंने लिखा है सेल इज एन ओपन सिस्टम, i.e. इट एक्सचेंज सब्सटेंसेस विद इट्स एनवायरनमेंट ऑल द टाइम। आप लोगों ने 9th क्लास में डिस्कस किया है कि जो सेल होता है वो ओपन सिस्टम होता है। ओपन सिस्टम उस सिस्टम को बोलते हैं जो अपने एनवायरनमेंट से कुछ सब्सटेंसेस का इनटेक भी कर रहा होता है और अपने एनवायरनमेंट में कुछ सब्सटेंसेस रिलीज भी कर रहे होते हैं। ऐसे सिस्टम को हम ओपन सिस्टम बोलते हैं। मैंने लिखा भी है कि ये अपने एनवायरनमेंट के साथ क्या कर रहा होता है, एक्सचेंज ऑफ सब्सटेंसेस कर रहा होता है। क्यों कर रहा होता है एक्सचेंज ऑफ सब्सटेंसेस? असल में इस वजह से कर रहा होता है बिकॉज सेल टेक इन वाटर, ऑक्सीजन, फूड, ग्लूकोज फॉर मेटाबॉलिज्म। क्योंकि सेल को इन चीज़ों की ज़रूरत होती है। आप बोल सकते हैं, यहाँ पर मैं डायग्राम बना देता हूँ कि ये हमारे पास एक सेल है, तो सेल अपने एनवायरनमेंट से ग्लूकोज ले रहा होता है, सेल अपने एनवायरनमेंट से ऑक्सीजन ले रहा होता है, अपने एनवायरनमेंट से वाटर एब्जॉर्ब कर रहा होता है, ठीक है, एंड रिलीज मेटाबॉलिक वेस्ट i.e. CO2। ये सारी जो चीज़ें सेल ने एब्जॉर्ब की है, इसकी मदद से यहाँ रिएक्शंस हो जाएंगे और फिर यहाँ मेटाबॉलिक वेस्ट बनेगा, उसको क्या करना होता है, रिलीज करना होता है। हार्मोन्स बनते हैं, उसको बाहर की तरफ क्या करना पड़ता है, रिलीज करना पड़ता है। तो इस सेंटेंस में मैंने ये जस्टिफाई करने की कोशिश की है कि सेल अपने एनवायरनमेंट से कौन कौन सी चीज़ें लेता है, कौन कौन सी चीज़ें देता है और क्यों लेता है एंड क्यों एनवायरनमेंट में रिलीज कर रहा होता है। Molecules that enter or leave the cell must traverse through cell membrane। मैंने यहाँ पर नोट किया है कि जो भी मॉलिक्यूल सेल के इनसाइड जा रहे हैं या सेल के आउटसाइड जा रहे हैं, तो उसके लिए शर्त क्या है, आप लोग देख ले, सारे मॉलिक्यूल्स को क्या होना पड़ेगा, सेल मेम्ब्रेन से गुजरना पड़ेगा, सेल मेम्ब्रेन से पास होना पड़ेगा। ये तो मेरे ख्याल में आसान है, सबको पता है कि जाहिर सी बात है सेल मेम्ब्रेन के अक्रॉस पास होना पड़ेगा, ये तो शर्त होगा। द एंट्री और एग्जिट ऑफ सब्सटेंसेस इनटू और आउट ऑफ सेल्स डिपेंड्स अपॉन मेम्ब्रेन परमिएबिलिटी, सल्यूट कंसंट्रेशन ऑफ द सेल एंड चार्ज ऑन द सब्सटेंस। आप लोग देखें ना कि ये हमारे पास एक सेल है और ये उसके अंदर एक न्यूक्लियस मौजूद है। तो क्वेश्चन ये है कि कौन सा सब्सटेंस इनसाइड जा सकता है या कौन सा सब्सटेंस आउटसाइड जा सकता है, कौन से सब्सटेंस को रोका जाएगा कि नहीं आप नहीं अंदर जा सकते। ये सारा किस चीज़ पे डिपेंड करता है, मेम्ब्रेन की परमिएबिलिटी पे डिपेंड करता है कि क्या मेम्ब्रेन उस चीज़ के लिए परमिएबल है या नहीं। जिस तरह आप लोगों ने पढ़ा था कि सेल वॉल क्या होता है, वो फ्रीली परमिएबल है, वो सारी चीज़ों को अलाउ कर रहा होता है। तो यहाँ पर ये सेल मेम्ब्रेन क्या किसी चीज़ के लिए परमिएबल है, उसको अलाउ होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। दूसरा, सल्यूट कंसंट्रेशन ऑफ द सेल। आप लोग अभी आगे जाके इसी लेक्चर के अंदर अंडरस्टैंड कर लेंगे कि कुछ मॉलिक्यूल्स का कंसंट्रेशन अंदर ज़्यादा होता है और बाहर कम होता है, कुछ मॉलिक्यूल्स का कंसंट्रेशन बाहर ज़्यादा होता है और अंदर की तरफ कम होता है। तो अब मॉलिक्यूल किस डायरेक्शन से किस डायरेक्शन की तरफ जाएंगे, इस पे भी डिपेंड करता है। और चार्ज ऑन द मॉलिक्यूल, आप लोग अभी डिस्कस करेंगे कि कुछ मॉलिक्यूल्स इजीली सेल के अंदर जा सकते हैं, कुछ मॉलिक्यूल्स को रोका जाता है, उसके चार्ज पे डिपेंड करता है कि नहीं आप अंदर नहीं जा सकते। सो यू नीड टू रिमेंबर कि मूवमेंट ऑफ सब्सटेंसेस इनटू एंड आउट ऑफ सेल डिपेंड्स अपॉन दीज 3 फैक्टर्स। ये 3 फैक्टर्स इसके लिए ज़रूरी होते हैं। A set of processes that control movement of molecules across biological membrane is called membrane transport mechanism। हमारा टॉपिक कौन सा चल रहा है, मेम्ब्रेन ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म चल रहा है ना। तो ये मैंने यहाँ पर आप लोगों के सामने डेफिनेशन लिखा है। तो आज के बाद आपसे कोई पूछता है कि मेम्ब्रेन ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म क्या है, आपने उनको बताना है कि उन तमाम प्रोसेसेस को
जो कि मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स इनटू एंड आउट ऑफ सेल कंट्रोल करते हैं, उन तमाम प्रोसेसेस को हम क्या बोलते हैं? उन तमाम प्रोसेसेस को हम बोलते हैं मेम्ब्रेन ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म। ठीक है, अच्छा। देयर आर टू मेजर mechanisms that exchange substances with the cell and environment। दो mechanisms है। वैसे आप लोग की ये जो न्यू बुक है उसमें 4 लिख के है, लेकिन ज़रूरी नहीं है, उनको मैंने अलग तरीके से क्लासिफाई किया है। उन दो mechanisms में से एक mechanism को हम बोलते हैं पैसिव ट्रांसपोर्ट और दूसरे को हम बोलते हैं एक्टिव ट्रांसपोर्ट। याद रखना है आप लोगों ने कि पैसिव ट्रांसपोर्ट नॉर्मली हम ऐसे प्रोसेस को बोलते हैं जिसमें मॉलिक्यूल इनसाइड या आउटसाइड जाते हैं, लेकिन सेल इसमें कोई एनर्जी यूटिलाइज नहीं कर रहा होता। आप बोलेंगे कि नो एनर्जी इज यूटिलाइज्ड बाय द सेल। और एक्टिव ट्रांसपोर्ट ऐसे प्रोसेस को बोलते हैं जिसमें मॉलिक्यूल इनसाइड या आउटसाइड द सेल जाते हैं और उसमें सेल को क्या करना पड़ता है? एनर्जी यूटिलाइज करनी पड़ती है। जो पैसिव ट्रांसपोर्ट है उसके फर्दर 3 टाइप्स है। उसमें से एक को हम बोलते हैं सिंपल डिफ्यूजन, दूसरे को हम बोलते हैं फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन, तीसरे को हम बोलते हैं ऑस्मोसिस। 3 प्रोसेसेस है जो कि आप लोगों को पता होना चाहिए, हमने इस लेक्चर में डिस्कस करने हैं। तो हमारा एक टॉपिक ये होगा, दूसरा ये होगा, तीसरा ये होगा और फोर्थ हमारा टॉपिक जो है ये होगा। मैं इस पेज को, इसके इंट्रोडक्शन को क्विक समराइज कर देता हूँ, आप लोग ज़रा गौर से सुन ले। सबसे पहले आप लोगों ने डिस्कस किया कि सेल क्या होता है, ये एक ओपन सिस्टम होता है। आप लोगों ने पढ़ा कि सब्सटेंसेस इनसाइड भी इसके जाते हैं और सब्सटेंसेस आउटसाइड भी जाते हैं। फिर आप लोगों ने डिस्कस किया कि सब्सटेंसेस इनसाइड और आउटसाइड क्यों जा रहे हैं। तो आप लोगों ने पढ़ा कि असल में अंदर की तरफ केमिकल रिएक्शंस होते हैं जिसको मेटाबॉलिज्म बोलते हैं। उसकी वजह से आप लोगों ने डिस्कस किया कि सेल को सब्सटेंसेस चाहिए और रिलीज करने हैं। कौन से सब्सटेंसेस चाहिए? तो आप लोगों ने पढ़ा वाटर चाहिए, ग्लूकोज चाहिए, यहाँ पर ऑक्सीजन चाहिए। और कौन से सब्सटेंसेस को रिलीज करना है? वेस्ट मटेरियल को रिलीज करना है। इसी के साथ साथ आप लोग पढ़ते हैं हार्मोन्स वगैरह को रिलीज करना है। अब ये सब्सटेंसेस इनसाइड द आउटसाइड सेल जा रहे हैं तो इसको क्या करना पड़ता है? सेल मेम्ब्रेन के अंदर से गुजरना पड़ता है, उसके ऊपर से गुजरना पड़ता है। तो इसके लिए कुछ मैकेनिज्म्स इन्वॉल्व होते हैं और उन सब मैकेनिज्म्स को बोलते हैं मेम्ब्रेन ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म्स, जो कि असल में 2 टाइप्स के हैं। एक में एनर्जी नहीं यूज़ होती और दूसरे में एनर्जी यूज़ होती है। पैसिव ट्रांसपोर्ट में एनर्जी नहीं यूज़ होती, उसके 3 टाइप्स है, सिंपल डिफ्यूजन, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस। ये क्या है? ये इस टॉपिक का क्या हो गया? इंट्रोडक्शन। पेपर में बिल्कुल ऐसे ही लिख ले, कोई मसला आप लोगों को नहीं होगा। हम 1 बाय 1 इन सब पे डिस्कशन करते हैं कि ये कौन से प्रोसेसेस होते हैं। सो हमारा जो पहला टॉपिक यहाँ पर बनता है वो सिंपल डिफ्यूजन बनता है। सिंपल डिफ्यूजन में देखते हैं क्या होता है, कैसे अकर हो रहा होता है। वैसे सबको पता है कि डिफ्यूजन क्या होता है या सिंपल डिफ्यूजन क्या होता है, क्योंकि केमिस्ट्री में आप लोग हर क्लास में पढ़ चुके हैं। लेकिन एग्जाम्पल्स आप लोगों को बहुत कम पता होंगे कि ह्यूमन बॉडी में इसके एग्जाम्पल्स कौन कौन से हैं। एनिमल्स के बॉडी में डिफ्यूजन किधर अकर होता है। आप लोग तो वही फ्लावर वाले एग्जाम्पल लिखते हैं कि फ्लावर के केमिकल्स इधर आ जाते हैं। परफ्यूम वाले एग्जाम्पल्स बायो में नहीं लिखने, वो नॉन लिविंग है। ठीक है, अच्छा। सो सबसे पहले मैं डिफाइन करता हूँ मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स फ्रॉम एन एरिया ऑफ हायर कंसंट्रेशन टू रीजन ऑफ लोअर कंसंट्रेशन, i.e. डाउन कंसंट्रेशन ग्रेडियंट इज कॉल्ड डिफ्यूजन। इस एरिया में आप लोग देख ले मॉलिक्यूल्स का कंसंट्रेशन ज़्यादा है और इस एरिया में मॉलिक्यूल्स का कंसंट्रेशन कम है, तो आप लोग देख ले कि ज़्यादा से कम की तरफ मॉलिक्यूल्स जा रहे हैं, हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ जा रहे हैं। इसको हम बोलते हैं डाउन अ कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। ऐसे फिनोमेना को हम क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं डिफ्यूजन। द मॉलिक्यूल्स दैट ट्रेवल थ्रू सिंपल डिफ्यूजन डज नॉट रिक्वायर एनी ट्रांसपोर्ट प्रोटीन। ये बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट है कि जब आप लिविंग थिंग्स के अंदर बात करते हैं कि मॉलिक्यूल्स डिफ्यूजन की मदद से या तो इनसाइड जा रहे हैं या आउटसाइड जा रहे हैं, तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि यहाँ पर कोई स्पेसिफिक प्रोटीन इनको नहीं चाहिए। मेम्ब्रेन को ये इजीली डायरेक्ट क्रॉस कर देंगे।
मतलब कोई स्पेशल प्रोटीन नहीं है जो इसको ट्रांसपोर्ट कर सके। अगर स्पेशल प्रोटीन रिक्वायर्ड हो तो फिर वो प्रोसेस अलग बन जाएगा। तो सिंपल डिफ्यूजन में यू नीड टू रिमेंबर देयर इज नो रिक्वायरमेंट ऑफ अ स्पेशल प्रोटीन फॉर द ट्रांसपोर्ट। मॉलिक्यूल्स कैन इजीली एंटर और लीव द सेल। मॉलिक्यूल अपनी मर्जी से आते जा रहे होते हैं। Simple diffusion is a type of passive transport. It means cell consume no energy on this type of transport. आप लोगों ने अभी डिस्कस किया है कि सिंपल डिफ्यूजन कौन सा प्रोसेस है, पैसिव ट्रांसपोर्ट का एक प्रोसेस है। चूंकि पैसिव ट्रांसपोर्ट है तो सेल का इस प्रोसेस पे खर्चा नहीं आता। मॉलिक्यूल अपनी मर्जी से अंदर जाएंगे और अपनी मर्जी से बाहर आएंगे, कोई खर्चा, कोई एटीपी वगैरह सेल ने कंज्यूम नहीं करने। वैसे मॉलिक्यूल्स अपनी एनर्जी को क्या कर रहे होते हैं, यूटिलाइज करके इनसाइड और आउटसाइड की तरफ जा रहे होते हैं। स्मॉल मॉलिक्यूल्स सच एज वाटर एंड गैसेस कैन क्रॉस सेल मेम्ब्रेन इजीली वाया दिस प्रोसेस। क्वेश्चन ये है कि हम तो लिविंग थिंग्स की बात कर रहे हैं, तो मुझे ये बताए कि लिविंग थिंग्स में सेल्स में वो कौन से सब्सटेंसेस है जो सिंपल डिफ्यूजन की मदद से इनसाइड और आउटसाइड जा सकते हैं। तो लिखा है कि वाटर स्मॉल मॉलिक्यूल है वो इजीली एंटर हो सकता है, ऑक्सीजन स्मॉल मॉलिक्यूल है वो एंटर हो सकता है, कार्बन डाइऑक्साइड स्मॉल मॉलिक्यूल है वो इजीली लॉस हो सकता है। यहाँ पर गैसेस का मतलब है ऑक्सीजन और CO2। सो ये इंतहाई इंपॉर्टेंट है एमसीक्यूज के लिए कि सिर्फ और सिर्फ स्मॉल मॉलिक्यूल्स पास हो सकते हैं जिस पे स्पेशली चार्ज नहीं हो। वाटर के ऊपर भी चार्ज नहीं है, गैसेस के ऊपर भी चार्ज नहीं है। ये आप लोग याद रखेंगे कि ये सिंपल डिफ्यूजन की मदद से सेल के इनसाइड जा सकते हैं या आउटसाइड जा सकते हैं। ईच टाइप ऑफ मॉलिक्यूल move down its own gradient independently of other molecule। इस सेंटेंस के अंदर समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि सपोज करते हैं फॉर वाइल कि यहाँ पर हमारे पास एक मॉलिक्यूल का कंसंट्रेशन ज़्यादा है, ठीक है, और यहाँ पर एक मॉलिक्यूल का कंसंट्रेशन कम है। दूसरा, यहाँ पर एक मॉलिक्यूल है, एक सब्सटेंस है, उसका कंसंट्रेशन ज़्यादा है और यहाँ पर उसका कम है। तो यहाँ मैं एरो अब बनाता हूँ, ज़्यादा यहाँ कम, यहाँ ज्यादा और यहाँ कम। अब आप देख लेना कि ये मॉलिक्यूल्स एक दूसरे पर डिपेंडेंट नहीं होते। ये वाला सब्सटेंस हायर से लोअर की तरफ इधर जाता है और ये वाला हायर से लोअर की तरफ इधर जा रहा होता है। ये एक दूसरे पर डिपेंडेंट नहीं है, इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर क्या कर रहे होते हैं, ट्रांसपोर्ट कर रहे होते हैं। इंडिपेंडेंट इसका ट्रांसपोर्ट अकर होता है। Diffusion equalize the concentration of these molecule inside and outside of the cell all the time। ये देखें, ये हमारे पास क्या मौजूद है, एक सेल है, यहाँ पर आउटसाइड चीज़ों का कंसंट्रेशन ज़्यादा है, इनसाइड कंसंट्रेशन कम है। तो अगर हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ मूवमेंट होगा तो ये देख ले इसका कंसंट्रेशन बढ़ेगा ना, ये बढ़ेगा, और ये वाला कम होगा तो आप देख ले दोनों साइड्स पे कंसंट्रेशन क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा, इक्वलाइज होगा। सो डिफ्यूजन का पर्पस होता है चीज़ों के कंसंट्रेशन को क्या करना, बराबर करना। अब हमने डिफ्यूजन के बारे में तो डिस्कशन की है, ये सारी बातें आप लोगों को ऑलरेडी पता थी, ज़रूरी बातें आप लोगों को ऑलरेडी पता थी सारी की सारी। अब देखते हैं ह्यूमन बॉडी में या एनिमल्स के बॉडी में डिफ्यूजन होता किधर है। तो लिखा है कि फॉर एग्जाम्पल ऑक्सीजन डिफ्यूजेस फ्रॉम लंग्स इनटू द ब्लड वाइल एट द सेम टाइम कार्बन डाइऑक्साइड डिफ्यूजेस इन द अपोजिट डायरेक्शन। ये बात कर रहे हैं गैसियस एक्सचेंज इन एल्वेओलाई की। आप लोग 10th क्लास में डिस्कस कर चुके हैं कि एल्वेओलाई के अंदर क्या अकर हो रहा होता है, गैसियस एक्सचेंज अकर हो रहा होता है। तो उसमें क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का एक्सचेंज ऐसे होता है। ये देखिए कि यहाँ पर एल्वेओलाई से ऑक्सीजन ब्लड की तरफ जा रहा है और ब्लड से आप लोग देख ले कार्बन डाइऑक्साइड एल्वेओलाई की तरफ जा रहा है। ये देख ले ऑक्सीजन डिफ्यूज फ्रॉम लंग्स इनटू द ब्लड, लंग्स से ब्लड की तरफ जाता है और कार्बन डाइऑक्साइड क्या कर रहा है, वो ब्लड से लंग्स की तरफ जा रहा होता है। ये डायग्राम बिल्कुल आप लोग पेपर में बना सकते हैं। मैं कोशिश कर रहा हूँ सिंपल डायग्राम रख लूँ सामने ताकि आप लोग पेपर में बनाए। तो इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, डिफ्यूजन। मैं 1 मिनट में समराइज कर देता हूँ, ज़रा देख ले शाबाश। सो डिफ्यूजन में हमेशा क्या होगा, मॉलिक्यूल्स हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ जाएंगे, एक बात। दूसरी बात आप लोग डिस्कस करेंगे, कोई स्पेसिफिक प्रोटीन इन्वॉल्व नहीं होगा चीज़ों को ट्रांसपोर्ट करने में। तीसरी बात आप लोग डिस्कस करेंगे,
डिफ्यूजन में सेल की कोई एनर्जी यूज नहीं होती। फोर्थ बात आप लोग डिस्कस करेंगे, हर मॉलिक्यूल इंडिपेंडेंटली क्या कर रहा होता है, डिफ्यूजन कर रहा होता है। और फिर आप लोग डिस्कस करेंगे कि इसके एग्जाम्पल है वाटर और ऑक्सीजन या कार्बन डाइऑक्साइड का सेल मेम्ब्रेन के क्रॉस ट्रांसपोर्ट होना। तो ये फर्स्ट टॉपिक था हमारा, ये हो गया। ये नोटबुक्स में लिख ले, यही डायग्राम बना ले, बिल्कुल टेंशन ना ले, ठीक ठाक है। मैंने कुछ सेंटेंसेस बुक से उठाए हैं, कुछ खुद से ऐड कर दिए हैं, ठीक है। अच्छा, आगे बढ़ते हैं और दूसरा प्रोसेस डिस्कस करते हैं हम फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन के हवाले से। सो फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन के बारे में लिखा है कि फॉस्फोलिपिड बाइलेयर डज नॉट अलाउ वाटर सॉल्युबल सब्सटेंसेस टू एंटर और लीव द सेल। हमने ये अभी डिस्कस किया है थोड़ी देर पहले कि ये एक सेल है, तो इस सेल के अंदर जो स्मॉल मॉलिक्यूल होता है वाटर, ये इसी के साथ साथ आप लोगों ने डिस्कस किया कि गैसेस ये इजीली जा सकते हैं। लेकिन आप लोगों को पता होना चाहिए कि जो वाटर सॉल्युबल सब्सटेंसेस होते हैं, वाटर सॉल्युबल सब्सटेंसेस आप लोग याद रखेंगे कि पोलर सब्सटेंसेस होते हैं। अगर मैं इस वाटर सॉल्युबल को डिलीट कर दूं ना, तो इसकी जगह मैं पोलर सब्सटेंसेस लिख सकता हूं कि पोलर सब्सटेंसेस ये सेल के अंदर इजीली डिफ्यूजन की मदद से नहीं एंटर हो सकते, ना रिलीज हो सकते हैं। पोलर सब्सटेंसेस सेल मेम्ब्रेन को क्रॉस नहीं कर सकते। असल में इस वजह से नहीं कर सकते क्योंकि आप लोगों ने फ्लूइड मोज़ेक मॉडल में पढ़ा है, वहां पर क्या होता है, लिपिड बाइलेयर वो इन मॉलिक्यूल्स को अलाउ नहीं कर रहा होता कि वो रिलीज हो जाए या अंदर की तरफ चले जाए। दीज मॉलिक्यूल्स क्रॉस मेम्ब्रेन सेल मेम्ब्रेन विद द हेल्प ऑफ ट्रांसपोर्ट प्रोटीन। अब करना क्या होगा कि अगर इन वाटर सॉल्युबल सब्सटेंसेस को सपोज करते हैं फॉर वाइल ये वाटर सॉल्युबल सब्सटेंस है, इसको इनसाइड द सेल जाना है, तो इसके लिए यहाँ पर सेल मेम्ब्रेन के अंदर स्पेशल प्रोटीन मौजूद होते हैं। वो स्पेशल प्रोटीन इसको अलाउ करते हैं कि अंदर की तरफ जाए, और इन स्पेशल प्रोटीन को हम क्या बोलते हैं, ट्रांसपोर्ट प्रोटीन। ट्रांसपोर्ट प्रोटीन का काम ही यही होता है। ये देख लीजिए ट्रांसपोर्ट प्रोटीन है, इसकी मदद से एक सब्सटेंस अंदर जाएगा या सब्सटेंस बाहर की तरफ आएगा। सो इन वाटर सॉल्युबल सब्सटेंसेस को ट्रांसपोर्ट करने के लिए हमेशा ट्रांसपोर्ट प्रोटीन मौजूद होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट आप लोगों ने नोट करना है, मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स इनटू और आउट ऑफ सेल विद द हेल्प ऑफ ट्रांसपोर्ट प्रोटीन इज कॉल्ड फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। आप लोगों ने डिस्कस किया कि सिंपल डिफ्यूजन में तो कोई ट्रांसपोर्ट नहीं होता ना, ट्रांसपोर्ट प्रोटीन, लेकिन फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन में फैसिलिटी आ गई, आसानी आ गई, और वो आसानी क्या है, ट्रांसपोर्ट प्रोटीन है। सो व्हेनेवर अ सब्सटेंस मूव इनसाइड द सेल और आउटसाइड द सेल विद द हेल्प ऑफ एनी सर्टेन ट्रांसपोर्ट प्रोटीन, दिस इज कॉल्ड क्या, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। मैं वैसे डिफरेंस इसमें बताऊंगा, लेकिन फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन में ट्रांसपोर्ट प्रोटीन है और सिंपल डिफ्यूजन में ट्रांसपोर्ट प्रोटीन नहीं इन्वॉल्व होता, ठीक है। आगे मैंने लिखा है, देयर आर टू टाइप्स ऑफ ट्रांसपोर्ट प्रोटीन इन सेल मेम्ब्रेन फॉर द ट्रांसपोर्ट ऑफ सब्सटेंसेस। आप लोग देखें, मैंने यहाँ पर डिस्कस तो किया कि मॉलिक्यूल इस सब्सटेंस की मदद से या अंदर जाएंगे या इस सब्सटेंस की मदद से बाहर आएंगे। वो जो प्रोटीन होते हैं ट्रांसपोर्ट प्रोटीन, वो दो तरह के होते हैं या दो उसके अलग अलग टाइप्स होते हैं। उसमें से एक टाइप को हम बोलते हैं चैनल प्रोटीन और दूसरे को हम बोलते हैं कैरियर प्रोटीन। सो मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं कि फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन में मॉलिक्यूल इनसाइड या आउटसाइड द सेल जाएंगे किस चीज की मदद से, ट्रांसपोर्ट प्रोटीन की मदद से, और वो ट्रांसपोर्ट प्रोटीन या चैनल प्रोटीन होगा या क्या होगा, कैरियर प्रोटीन होगा। दोनों में डिफरेंस क्या है, जो चैनल प्रोटीन्स होते हैं, these protein have hydrophilic channel that certain molecules or atomic ions use as tunnel through the membrane। आप लोग देखें ना, यहाँ आप लोगों ने डिस्कस किया है कि वाटर सॉल्युबल सब्सटेंसेस मेम्ब्रेन को इजीली क्रॉस नहीं कर सकते। तो क्या हुआ, यहाँ पर इस सेल मेम्ब्रेन के अंदर ये एक प्रोटीन बन गया, ठीक है। और इस प्रोटीन का ये जो अंदर वाला एरिया होता है ये हाइड्रोफिलिक होता है। बाहर वाला एरिया वाटर को अलाउ नहीं कर रहा और अंदर वाला एरिया क्या है, हाइड्रोफिलिक। इसका मतलब वाटर लविंग है। तो चीजें क्या होती है, स्पेशली आयंस जो है वो यहाँ की तरफ इजीली इन प्रोटीन की मदद से आ सकती है। सो दीज मॉलिक्यूल है हाइड्रोफिलिक चैनल। इसका मतलब इसके अंदर छोटे छोटे रास्ते मौजूद है, इसके अंदर ट्यूब्स मौजूद है और उनके अंदर से छोटे मॉलिक्यूल्स जो है स्पेशली आयंस अंदर की तरफ क्या हो सकते हैं, पास हो सकते हैं।
लेकिन जो कैरियर प्रोटीन होते हैं, दीज प्रोटीन होल्ड ऑन टू देयर पैसेंजर एंड चेंज शेप इन अ वे दैट शटल देम अक्रॉस द मेम्ब्रेन। चैनल प्रोटीन आप समझे कि ये सिर्फ और सिर्फ क्या कर रहा है, ये एक रास्ता प्रोवाइड कर रहा है। इस मॉलिक्यूल को इधर जाने के लिए या इस मॉलिक्यूल को इधर लाने के लिए सिर्फ एक रास्ता प्रोवाइड कर रहा है, चैनल प्रोवाइड कर रहा है। जो कैरियर प्रोटीन होता है, ये आप लोग याद रखेंगे कि ये कैरी कर रहा है। मॉलिक्यूल इधर आएगा, इसके साथ अटैच हो जाएगा, फिर इस प्रोटीन में चेंज आएगा और ये इसको दूसरे साइड पे सेंड कर देगा। मैंने लिखा है कि पैसेंजर मॉलिक्यूल जो इसके अंदर से जा रहा है वो इसके साथ अटैच हो जाएगा, पर इस प्रोटीन का शेप जो है वो चेंज हो जाएगा और मॉलिक्यूल को अंदर या बाहर की तरफ ले जाएगा। आप लोग की बुक के अंदर कुछ मिस्टेक्स है, वो मैं आप लोगों को बुक के अंदर ओपन करके हाईलाइट करके, ये सेंटेंस मेरे ख्याल में आप लोग की बुक में गलत लिखा है, तो आप लोग अपने टीचर्स के साथ डिस्कस करेंगे। तो चेंज आता है किस चीज़ में, शेप ऑफ द प्रोटीन में। मैं अभी डायग्राम में समझाऊंगा, टेंशन ना ले, ठीक है। अच्छा, जो चैनल प्रोटीन होते हैं ये वाले, ये दो तरह के होते हैं। उसमें से एक को हम बोलते हैं ओपन चैनल और दूसरे को हम बोलते हैं गेटेड चैनल। वैसे आप लोग खुद से अभी के अभी डेफिनेशन बना सकते हैं। ओपन चैनल, दीज प्रोटीन ऑलवेज रिमेन ओपन इवन इफ द मॉलिक्यूल आर नॉट प्रेजेंट। ये सेल है, इस सेल के अंदर मॉलिक्यूल अंदर की तरफ जाएगा, हर वक्त ये वाला जो चैनल है ओपन होगा, रास्ता हर वक्त ओपन होगा। These protein normally remain closed on arrival of molecule, they are opened। ये आप समझिए कि बंद होते हैं, जब मॉलिक्यूल आता है तो फिर ओपन होते हैं। तो ओपन और जो गेटेड चैनल्स होते हैं उसमें क्या होता है, डिफरेंट होता है। इस फेज को 1 मिनट में समराइज कर देता हूँ। फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन में भी हायर से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ मॉलिक्यूल जाते हैं, लेकिन ट्रांसपोर्ट प्रोटीन की मदद से। ट्रांसपोर्ट प्रोटीन दो तरह के हैं, चैनल और कैरियर प्रोटीन, और चैनल प्रोटीन ओपन और गेटेड चैनल्स हो सकते हैं। मैं यहाँ पर आप लोगों के सामने सिर्फ क्या कर लेता हूँ, डिफ्यूजन और फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन में डिफरेंस कर देता हूँ, फिर उसके बाद आप लोग डायग्राम देख ले, समझ आ जाएगी। डिफरेंस बिटवीन सिंपल डिफ्यूजन एंड फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। सबसे पहला पॉइंट, सिंपल डिफ्यूजन इज अ टाइप ऑफ पैसिव ट्रांसपोर्ट। ये मैंने बुक से ही उठाया है, ये वाला टेबल। ये पैसिव ट्रांसपोर्ट का टाइप है। ये असल में मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ इस लाइन के अंदर कि इसमें एनर्जी नहीं यूज होती। पैसिव टाइप ऑफ पैसिव ट्रांसपोर्ट, ये भी तो पैसिव ट्रांसपोर्ट है ना, तो यहाँ भी मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि इस प्रोसेस में एनर्जी यूटिलाइज नहीं होती। Substances move from an area of region of higher concentration to a region of lower concentration। सबको पता है हायर से लोअर सब्सटेंसेस जाते हैं। फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन में भी आप लोग याद रखेंगे, मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन। यहाँ पर भी एग्जैक्टली ऐसे ही होता है। डज नॉट डायरेक्टली रिक्वायर केमिकल एनर्जी। ये देख ले, उधर मैंने बता भी दिया कि इसमें एटीपी वगैरह नहीं चाहिए, और फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन में भी एटीपी नहीं चाहिए। एटीपी भी एनर्जी है और जीटीपी भी एनर्जी है। एटीपी का फुल फॉर्म होता है एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट, जीटीपी का फुल फॉर्म होता है गुआनोसिन ट्राइफॉस्फेट। ठीक है, ये दोनों एनर्जी है। यहाँ ट्रांसपोर्ट प्रोटीन आर नॉट रिक्वायर्ड। सिंपल डिफ्यूजन में सबको पता है कोई ट्रांसपोर्ट प्रोटीन नहीं चाहिए, लेकिन फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन में आप लोग पढ़ेंगे कि ट्रांसपोर्ट प्रोटीन इज रिक्वायर्ड। यहाँ पर चाहिए, चैनल हो, ओपन चैनल हो, गेटेड चैनल हो, कैरियर प्रोटीन हो, कोई भी हो, लेकिन प्रोटीन चाहिए ट्रांसपोर्ट के लिए। नेक्स्ट आप लोग डिस्कस करेंगे कि कॉमनली सिंपल डिफ्यूजन इज स्लोअर। ये स्लो हो रहा होता है, बट मोर स्ट्रेट फॉरवर्ड इज इट डज नॉट रिलाई अपॉन द बाइंडिंग कैपेसिटी ऑफ मेम्ब्रेन। चूंकि आप लोग देख लेना, ये एक रास्ता है, सिर्फ और सिर्फ एक ट्यूब है, तो मॉलिक्यूल अपनी मर्जी से जा रहे हैं, अपनी मर्जी से क्या हो रहे हैं, आ रहे हैं। तो आप समझे स्लो है लेकिन मुसलसल हो रहा है। रेट इज जनरली फास्टर बट इज इफेक्टेड बाय टेम्परेचर एंड सो ऑन। क्योंकि आप लोगों ने डिस्कस किया कि इसके लिए जो चैनल प्रोटीन रिक्वायर्ड है या कैरियर प्रोटीन रिक्वायर्ड है, वो क्लोज भी हो सकता है और वो ओपन भी हो सकता है। उसको क्या कौन सा इफेक्ट करता है? टेम्परेचर उसको इफेक्ट करता है, इनहिबिटर्स उसके इफेक्ट कर सकते हैं। अगर उसका शेप डिस्टर्ब हो जाए तो वो क्या हो सकता है, इफेक्ट हो सकता है। अब एग्जाम्पल्स कौन से हैं? तो आप लोगों ने पढ़ा कि यहाँ पर नॉन पोलर सब्सटेंसेस होते हैं, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर। आप लोगों ने डिस्कस किया कि ये सिंपल डिफ्यूजन की मदद से जाते हैं।
और फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन की मदद से पोलर सब्सटेंसेस, ग्लूकोज, अमाइनो एसिड, सोडियम और क्लोराइड आयंस या इसके साथ साथ नॉन पोलर मॉलिक्यूल कुछ रेटिनॉल, ये सारे के सारे फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन की मदद से क्या करते हैं, क्रॉस हो रहे होते हैं। ठीक है, ये आप लोगों की बुक का टेबल है, तो इस पे मैं खैर ज़्यादा डिस्कशन नहीं करूँगा, ये आप लोग ऑलरेडी आसानी से कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा अब आगे बढ़ते हैं और इस डिफ्यूजन और फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन को डायग्राम की मदद से अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं। ये देखिए, ये मैंने सेल मेम्ब्रेन का डायग्राम बनाया है जिसको आप लोग फ्लूइड मोज़ेक मॉडल बोलते हैं। फ्लूइड मोज़ेक मॉडल में आप लोग देख ले, ये एक्स्ट्रा सेलुलर एरिया है, मतलब सेल का बाहर वाला रीजन है, और ये सेल का अंदर वाला रीजन है। अगर आप लोग इस सेल को कंप्लीट करना चाहे ना तो ये ऐसे सेल मेम्ब्रेन बन जाएगा, ये देख ले ऐसे वाला अंदाज बन जाएगा इसका। ठीक है, अच्छा आप लोग देखिए, ये आपको एक ट्रांसपोर्ट प्रोटीन नजर आ रहा है, ये चैनल प्रोटीन है। इस वाले को मैं क्या नाम देता हूँ, चैनल प्रोटीन में नाम देता हूँ। इसको इस वजह से चैनल प्रोटीन नाम दूंगा क्योंकि आप लोग देख ले, मॉलिक्यूल आउटसाइड से इनसाइड की तरफ आ रहे हैं, अपनी मर्जी से मॉलिक्यूल अंदर की तरफ आप लोग देख ले जा रहे हैं। तो जस्ट ये क्या कर रहा है, रास्ता प्रोवाइड कर रहा है, पाथवे प्रोवाइड कर रहा है। लेकिन अगर हम इस वाले प्रोटीन को देख ले तो ये कैरियर प्रोटीन है। ये कैरियर प्रोटीन आप लोग देख ले कि एक मॉलिक्यूल यहाँ आ गया, ठीक है, वो इसके अंदर यहाँ पर हो गया, फिर मॉलिक्यूल इधर अंदर पड़ा है, इस प्रोटीन के शेप में चेंज आ गई, ये देख लो ये ऐसे हो गया, और फिर ये प्रोटीन ऐसे हो गया। आप लोग देख ले मॉलिक्यूल अंदर की तरफ चला गया। तो चैनल प्रोटीन ने सिर्फ और सिर्फ रास्ता प्रोवाइड किया है, और कैरियर प्रोटीन क्या कर रहा है, वो क्लोज्ड है, वो क्या कर देता है, ओपन हो जाता है, और ओपन होके मॉलिक्यूल को अलाउ कर देता है कि वो अंदर की तरफ चला जाए। ठीक है, सो ये प्रोटीन चैनल है और ये कैरियर, ये तीनों वैसे कैरियर प्रोटीन है, एक ही प्रोटीन है। अच्छा, सो ये आसान है, सिंपल सा है, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। तीसरा प्रोसेस हम डिस्कस करते हैं, ऑस्मोसिस की तरफ जाते हैं। ऑस्मोसिस क्या होता है? वैसे ऑस्मोसिस का टेक्स्ट मैंने बुक से ही उठाया है क्योंकि ये सिंपल है। अ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन इज इम्परवियस शीट परपोरेटेड विद टाइनी पोर्स। लिखा है कि जो सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन होता है, कोई भी मेम्ब्रेन हो, तो वो इम्परवियस होता है, मीन वो उसके अंदर सारी चीज़ें पास नहीं हो सकती, सिर्फ और सिर्फ उसके अंदर छोटे छोटे पोर्स होते हैं, कुछ चीज़ें उसमें से अलाउ हो सकती है। The pores allow solvent molecules, i.e. water, to pass through by diffusion, but not larger solute molecules such as sugar, salt, etc. यहाँ पर इसके अंदर से क्या हो सकते हैं, यहाँ पर से वाटर पास हो सकता है, लेकिन सल्यूट इसके अंदर से पास नहीं हो सकता। The examples are egg membrane, parchment paper और cellophane membrane। ये तीन अलग अलग मेम्ब्रेन है, आप लोग ये कंसिडर कर ले। मैं इस पे इस वजह से टाइम नहीं ज़ाया कर रहा क्योंकि डिफ्यूजन एक बहुत लंबा प्रोसेस है, इस पे हम अलग लेक्चर डिस्कस करेंगे। मैंने इसी वजह से बुक का जो टेक्स्ट है वो उठाया है। सॉरी, ऑस्मोसिस का बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस है बुक में, तो अगर इनकेस आप लोगों को पहले से समझ नहीं आती तो मुझे बताएंगे। अच्छा, so now we can define that process by which molecules pass from solution of low concentration to a solution of high concentration through semi permeable membrane। आसान अल्फाज में ये याद रखिए कि ये हमारे पास एक बीकर है और इस बीकर में यहाँ पर एक सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है, यहाँ एक सोल्यूशन है और यहाँ दूसरा सोल्यूशन है। जब वाटर क्या कर रहा होता है, एक सोल्यूशन से दूसरे सोल्यूशन की तरफ जा रहा होता है, जहां वाटर ज्यादा होता है, जब ज्यादा से वो कम की तरफ जाता है, इसको ऑस्मोसिस बोलते हैं। सो मूवमेंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल फ्रॉम एन एरिया ऑफ हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन अक्रॉस परमिएबल मेम्ब्रेन, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन इज कॉल्ड ऑस्मोसिस। और ऑस्मोसिस के एग्जांपल्स क्या है? फीलिंग थर्स्टी आफ्टर हैविंग साल्टी फूड, डायलिसिस ऑफ किडनी, स्वेलिंग ऑफ रेजिन्स, सीड्स इज दे सोक वाटर। आप लोग देख ले, सीड्स जब हम पानी के अंदर रखते हैं तो वो स्वेल्ड क्यों हो जाते हैं? क्योंकि वो क्या करता है, वो वाटर एब्जॉर्ब करता है। 10th क्लास में आप लोगों ने पढ़ा है कि किडनी डायलिसिस कैसे हो रहा होता है, फिल्ट्रेशन उसमें होता है, यूरिया उसमें से निकल रहा होता है उसकी मदद से। और जब हम साल्ट खाते हैं तो वाटर बाहर निकल आता है, तो हमारे बॉडी के अंदर वाटर की कमी होती है, इस वजह से हम थर्स्टी फील कर रहे होते हैं। मैं इस पर डिस्कशन नहीं करूंगा क्योंकि असल में ये बड़ा जो ऑस्मोसिस है इसको आप 4, 5, 6 डिफरेंट तरीक़ों से एक्सप्लेन कर सकते हैं और ये डिपेंड करता है कि बुक के अंदर किस अंदाज में एक्सप्लेन है।
ठीक है। सो इस पे हम फिर कभी डिस्कशन करेंगे। आगे बढ़ते हैं और लास्ट टॉपिक डिस्कस करते हैं, दैट इज एक्टिव ट्रांसपोर्ट। सो एक्टिव ट्रांसपोर्ट क्या है? Movement of molecules from an area of lower concentration to a region of higher concentration, i.e. against the concentration gradient, is called active transport. ये देखिए, यहाँ पर molecules मौजूद है ज़्यादा और यहाँ पर molecules मौजूद है कम। सो लो कंसंट्रेशन से जब हाई की तरफ जाते हैं, कम कंसंट्रेशन से हाई की तरफ जा रहे हैं, तो इसको बोलते हैं एक्टिव ट्रांसपोर्ट। बिल्कुल उल्टा है डिफ्यूजन के, ठीक है। इसको हम बोलते हैं, उसको हम बोलते थे डाउन द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, इसको हम बोलते हैं अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। जहां पर ज्यादा हो उसको हम अगेंस्ट नाम देंगे, ठीक है। सो ये डेफिनेशन वैसे सबको आता है, सबको पता है। द प्रोसेस कंज्यूम एनर्जी। अब जाहिर सी बात है कि लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन की तरफ मॉलिक्यूल्स जाएंगे तो एनर्जी तो लगेगी, इसी वजह से इसको एक्टिव ट्रांसपोर्ट कहा जाता है। There are two types of active transport. ये आप लोग की बुक में फर्स्ट टाइम ऐड किया है, पिछली बुक के अंदर एक्टिव ट्रांसपोर्ट वाले टॉपिक्स जो थे वो नहीं थे। टू टाइप्स कौन कौन से हैं? प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट और सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट। दोनों में डिफरेंस पढ़ते हैं कि क्या होता है। दिस प्रोसेस कंज्यूम एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। आप लोगों ने डिस्कस किया ना कि एक्टिव ट्रांसपोर्ट में एनर्जी लगती है, तो कहाँ से एनर्जी आती है? सीधे सीधे एटीपी मॉलिक्यूल से एनर्जी आ जाती है। ये तो आसान है, ठीक है। फॉर एग्जांपल सोडियम पोटाशियम पंप। हमारे बॉडी के अंदर याद रखना है, जितने भी सेल्स मौजूद होते हैं उन सेल्स के अंदर यहाँ पर मौजूद होता है एक प्रोटीन, और उस प्रोटीन को हम सोडियम पोटाशियम पंप बोलते हैं। सोडियम पोटाशियम पंप के नाम से ही पता चलता है कि ये क्या करता है, ये सोडियम को एक साइड से दूसरे साइड और पोटाशियम को दूसरे साइड से एक साइड की तरफ लेके जाते हैं, ठीक है। एनर्जी कंज्यूम करते हैं, ऐसे हर सेल के अंदर मौजूद होता है। इट पंप्स पोटाशियम आयंस फ्रॉम आउटसाइड टू इनसाइड द सेल। स्पेशली याद है आप लोगों को 10th क्लास में जब नर्व इम्पल्स पढ़ा था, तो जब सेकेंड ईयर में आप लोग जाएंगे तो सोडियम पोटाशियम पंप में डिटेल में आप लोगों को समझाऊंगा कि ये सोडियम को किधर से कहाँ की तरफ करता है पुश, और कौन से को कौन से की तरफ करता है। आसान है, सिर्फ और सिर्फ ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट में बहुत सारी एनर्जी यूज होती है। तकरीबन 30% एनर्जी ऑफ द सेल जो है ये यूज कर रहा होता है, ठीक है। जो सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट है, याद रखना है आप लोगों ने कि इसमें डायरेक्ट एटीपी की एनर्जी यूज नहीं होती, बल्कि कहीं ना कहीं एनर्जी स्टोर हो गई होती है, जिसको हम इलेक्ट्रोकेमिकल एनर्जी बोलते हैं। वो क्या होती है, वो यूटिलाइज हो जाती है। फॉर एग्जाम्पल मैं समझाता हूँ आप लोगों को। ट्रांसपोर्ट ऑफ मॉलिक्यूल फ्रॉम लोअर कंसंट्रेशन टू हायर कंसंट्रेशन कपल्ड टू द फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन ऑफ सेकंड मॉलिक्यूल फ्रॉम हायर टू लोअर कंसंट्रेशन। एक मिनट के लिए इधर देख ले। ये हमारे पास सेल मेम्ब्रेन के अंदर फर्ज करते हैं कि एक प्रोटीन मौजूद है, बंद है, ठीक है। अच्छा, अब ऐसा होता है कि यहाँ एक मॉलिक्यूल का कंसंट्रेशन ज्यादा है और यहाँ पर एक मॉलिक्यूल का कंसंट्रेशन क्या है, कम है, ठीक है। और इसी के साथ साथ यहाँ एक मॉलिक्यूल का कंसंट्रेशन ज्यादा है और इस एरिया में मॉलिक्यूल का कंसंट्रेशन क्या है, कम है। आप लोग देखें ना कि ये मॉलिक्यूल ज्यादा है यहाँ पर, तो ये अंदर की तरफ जाना चाहता है, तो ये हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ आता है। ये मॉलिक्यूल अगर इनकेस हायर से लोअर की तरफ इस प्रोटीन की मदद से जाता है तो इसको बोलते हैं फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन की मदद से क्या हो रहा है, ये मॉलिक्यूल इधर आ रहा है। अब जैसे ही ये मॉलिक्यूल इधर आ रहा है ना, तो उसके साथ साथ क्या होता है, ये वाला जो आप लोग देख रहे हैं ये लोअर से हायर की तरफ जाना शुरू कर देता है। तो असल में एनर्जी ये सब्सटेंस यूज करके इसको ओपन कर देता है और ये वाला मॉलिक्यूल हायर से लोअर की तरफ जाता है। आप आसान अल्फाज में बोल सकते हैं कि प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट में सिर्फ और सिर्फ एक सब्सटेंस ने इनसाइड या आउटसाइड जाना है। सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट में एक सब्सटेंस ने मॉलिक्यूल को ओपन करना है और फिर दूसरे ने जाना है। एक ने ओपन कर, इसका मतलब हो गया कि दूसरे सब्सटेंस का शर्त जरूरी है। तभी आप लोगों की बुक में डिस्कस किया है ना कि इसमें जो दूसरा सब्सटेंस होता है वो असल में अक्सर सोडियम और हाइड्रोजन आयंस होते हैं। इसका मतलब कि इस मॉलिक्यूल को इधर जाना है तो दूसरे सब्सटेंस का होना जरूरी है ताकि वो दूसरे डायरेक्शन की तरफ जाए या मॉलिक्यूल को क्या करे, ओपन करे। इसको बोलते हैं सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट। ये आप लोग डायग्राम देख रहे हैं, इसमें आप लोगों को सोडियम पोटाशियम पंप नजर आ रहा है। ये वाला क्या है, सोडियम पोटाशियम
पंप है। सोडियम पोटाशियम पंप का क्या काम होता है? पोटाशियम को अंदर की तरफ सेंड करना है, सोडियम को बाहर की तरफ क्या करना है? सेंड करना है। ये क्या है? ये यहाँ की तरफ लेके आना है। सो ये क्या है? ये है सोडियम पोटाशियम पंप। ठीक है, ये वाला डायग्राम आप लोग पेपर में बना सकते हैं। इसके बाद हम एक्टिव ट्रांसपोर्ट के एग्जाम्पल्स पढ़ते हैं, जो कि मुझे फिर से इसमें थोड़ा सा डाउट नजर आ रहा है, लेकिन चलो जो भी है बुक के अंदर लिखा है। एक एग्जाम्पल है कि एक्टिव ट्रांसपोर्ट की मदद से क्या होता है, प्लांट अपने बॉडी में वाटर का ट्रांसपोर्ट करता है और मिनरल्स का ट्रांसपोर्ट करता है। 9th क्लास में स्पेशली आप लोगों ने रूट हेयर का डिस्कस किया है कि वो मिनरल्स का एब्जॉर्प्शन कौन से प्रोसेस की मदद से करते हैं? एक्टिव ट्रांसपोर्ट की मदद से करते हैं। फेगोसाइटोसिस ऑफ बैक्टीरिया बाय मैक्रोफेजेस, मेरे मुताबिक तो ये गलत है, पता नहीं मैं भी सही हूँ, मुझे नहीं आता हो। ये मैक्रोफेज है वाइट ब्लड सेल। ये जब एक बैक्टीरिया को इनगल्फ करता है तो इसको भी लिखा है एक्टिव ट्रांसपोर्ट बोलते हैं। मेरे मुताबिक इसको बल्क ट्रांसपोर्ट बोलना चाहिए। ये क्या होना चाहिए? बल्क ट्रांसपोर्ट। अपने टीचर के साथ डिस्कस कर ले कि बल्क ट्रांसपोर्ट क्या होता है। मूवमेंट ऑफ कैल्शियम आयंस इनटू एंड आउट ऑफ कार्डियक मसल सेल्स, ये हम सेकेंड ईयर में डिस्कस करेंगे कि मसल सेल्स का जो कॉन्ट्रैक्शन है वो हमेशा कैल्शियम की मदद से होता है। तो ये सही है कि लोअर से हायर कंसंट्रेशन की तरफ होता है। अमाइनो एसिड एब्जॉर्प्शन इन इंटेस्टाइन, हम जब फूड खाते हैं ना तो इंटेस्टाइन के अंदर अमाइनो एसिड क्या होते हैं? एक्टिव ट्रांसपोर्ट की मदद से क्या होते हैं? एब्जॉर्ब होते हैं। सिक्रीशन ऑफ प्रोटीन एंजाइम पेप्टाइड हार्मोन, ये भी मेरे मुताबिक जो है वो गलत है। इसको भी बल्क ट्रांसपोर्ट, जिसको एक्सोसाइटोसिस बोलते हैं, अपने टीचर के साथ डिस्कस कर ले कि ये एक्टिव ट्रांसपोर्ट कैसे है। वैसे एनर्जी इस पे यूज होती है, मैं ये नहीं कह रहा, लेकिन इसके लिए हम अलग टर्म यूज करते हैं। ये क्या है? ये एक्सोसाइटोसिस होता है, और ये वाला जो है ये एंडोसाइटोसिस होता है। और जो आखिरी सेंटेंस लिखा है फंक्शनिंग ऑफ वाइट ब्लड सेल, ये असल में वो दोबारा ऊपर वाला सेंटेंस जो है वो रिपीट हो गया है, क्योंकि वाइट ब्लड सेल्स ही क्या कर रहे होते हैं? डिजीज काजिंग एजेंट से या फॉरेन एजेंट से हमें क्या कर रहे होते हैं? बचा रहे होते हैं। मेरे ख्याल में कि ये आसान है। और अगेन आई रिपीट के फेगोसाइटोसिस ऑफ बैक्टीरिया बाय मैक्रोफेजेस, इसमें भी मुझे डाउट है। सिक्रीशन ऑफ हार्मोन्स वगैरह, इसमें भी डाउट है। और ये जो आप लोगों को ये वाला तीसरा पॉइंट नजर आ रहा है, इसमें भी डाउट है। ऑल्दो एनर्जी इसमें कंज्यूम होती है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ एनर्जी कंजम्पशन तो ज़रूरी नहीं है, मूवमेंट इधर से उधर होना चाहिए। इसका जो डेफिनेशन यहाँ जो मेंशन किया है वो थोड़ा सा लाइक डाउट है। अगर आप लोगों को लगता है कि कुछ फ़ायदा हो रहा है, कमेंट्स में मुझे ज़रूर बताएं। लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना है और अपने फ्रेंड्स को इन्फॉर्म करना है इन वीडियो लेक्चर। नेक्स्ट वीडियो आप लोग देखेंगे। गुड बाय, अल्लाह हाफिज़।